नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पॉलिटी की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इसके पहले जो है हम लोग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, उसके बाद नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके 11 तक और पढ़ चुके हैं। उसके बारे में विस्तार पूर्वक संविधान के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है पूरा। उसके बाद आर्टिकल 1 से लेके 11 तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो है पढ़ेंगे, इसके तहत जो है आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसमें क्या क्या बातें कहेंगे मौलिक अधिकार में, क्या क्या मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार की जहां तक बात की जाती है तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो सरकार संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को प्रदान करती है। ठीक है ना, वही कुछ अधिकार प्रदान करती है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ हुआ अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई। तो अलग अलग प्रकार के अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार देखें कि मौलिक अधिकार का जन्म कैसे हुआ। देखिए, मौलिक अधिकार का जन्म कैसे हुआ। मौलिक अधिकार का जन्म कहने का यहाँ तात्पर्य है कि शुरुआत कैसे हुई। यानी कि मौलिक अधिकार ऐसा तो कोई है नहीं कि भारत आजाद हुआ तब मौलिक अधिकार आ गया, नहीं। इसके पहले जो है विश्व स्तर पर ब्रिटेन में जो है एक बार लोगों को, नागरिकों को वहां पर अधिकार दिया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब होता है महान अधिकार। क्या होता है? महान अधिकार होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अलग अलग समय पे अलग अलग देशों के द्वारा जो है अपने नागरिकों को अधिकार दिया गया, वो अधिकार ही क्या कहलाए? मौलिक अधिकार कहलाए। ठीक है, वैसे मौलिक अधिकार का जन्म मानव सभ्यता के उस विकास से जुड़ा है जब जहां लोगों ने शासकों को निरंकुशता, अन्याय और अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाई और व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को मान्यता दिलवाई। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन से में जब मिला पहली बार तब औपचारिक रूप से वह मिला। इसके पहले जब प्राचीन काल में राज्य चलता था, मध्यकाल में, तो भी लोगों को अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, वह अधिकार मौलिक अधिकार ही होते थे। ठीक है, लेकिन उस समय क्योंकि संविधान लागू नहीं था, उसके बाद बहुत ज्यादा राजाओं की अराजकता होती थी, निरंकुशता होती थी, जिसके कारण जो है वह सफल नहीं हो पाता था। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक विकास कैसे कैसे हुआ। मौलिक अधिकार का विकास तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है क्या है, 1215 में जो मैंने बताया कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा नाम से जो है लोगों को अधिकार दिया गया, जिसमें राजा की शक्ति सीमित और व्यक्तियों की स्वतंत्रता का बीज बीज बोया। यानी कि जब लोगों को अधिकार मिलेगा तो राजा जो होगा उसका अधिकार क्या होगा, उसके पास शक्ति क्या होगी, कुछ सीमित होगी। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो राजा क्या करेगा, जो मन में आएगा सो करेगा। तो सबसे पहली बार 1215 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1215 ईस्वी में। उसके बाद 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता का सिद्ध हुआ और जनता के अधिकारों की रक्षा की बात की गई। उसके बाद 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, जिसमें सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं, मौलिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई। उसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति और मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है वह यहीं से लिया गया है, फ्रांस से। ठीक है, तो इसका प्रसार किया गया। उसके बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, उसके स्तर, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की मान्यता की संरचना और रक्षा की बात की गई। तो अलग अलग समय पे जो है क्या किया गया, मौलिक अधिकार का जो है विश्व स्तर पर दिया गया। अब देखिए, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार की मांग। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ मौलिक अधिकार की मांग जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हमने पहले पढ़ाया है। नेहरू रिपोर्ट जो है
जो प्रस्तुत किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, नहीं कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, ठीक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू इस नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे, लेकिन वह सचिव के पद पे थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे, ठीक है, 1928 ईस्वी में। तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार मौलिक अधिकार की बात की गई, भारत के लिए संविधान का प्रारूप मौलिक अधिकारों को सूची। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार की बात की गई। उसके बाद 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ था, मैंने संविधान सभा पढ़ाया था, तो जहां तक आप लोगों को याद होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष मैंने बताया था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो अगर आपको ये सब वीडियो देखना है तो आप पिछली क्लास का वीडियो निकाल के पॉलिटी का देखिए, उसमें सारे बातें मिलेंगे। उसके बाद 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को क्या किया गया? शामिल किया गया। देखिए, संविधान का भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता। संविधान का भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। और यही मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। अब देखिए, यह था क्या? भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास। अब संविधान में मौलिक अधिकार का स्थान जो है, संविधान, भारत का जो संविधान, उस मौलिक अधिकार का स्थान कहाँ है? अभी मैंने बताया भाग 3 में कहां से 12 से लेके 35 तक। इसे जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, ठीक है। ये जो अधिकार मिले हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है व्यक्ति को शासकीय अत्याचार से सुरक्षा देना, लोकतंत्र को मजबूत करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। यानी अधिकार देने का मतलब क्या है? तो इससे मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित, लोगों के बीच में जो है सामाजिक भेदभाव ना हो, आर्थिक भेदभाव ना हो, ठीक है, लोगों को समान न्याय मुहैया कराया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोकतंत्र मजबूत होगा और व्यक्ति के शासकीय अत्याचार से सुरक्षा मिलेगी। दार्शनिक आधार की जहां तक बात की जाए मौलिक अधिकार का, तो इसमें प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, नेचुरल राइट ऑफ थ्योरी है, जैसे जीवन जीने की अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, ठीक है, ये सब जो है दार्शनिक आधार के तहत आएगा। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के तहत आता है। सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए होती है, यानी कहने का तात्पर्य है कि सरकार क्या करती है? लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर ये सब पॉइंट जो है बीपीएससी मेंस के लिए लिखिएगा, प्रश्न आएगा तो उसमें मौलिक अधिकार के बारे में ये सब पॉइंट लिखिएगा, बहुत नंबर मिलेगा अच्छे से सजा के। लगभग हम सारे बातें बता रहे हैं पॉलिटी क्लास में, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। कौन कौन? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कहां से कहां तक है? 14 से 18, जिसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष जो है, समानता के अधिकार में कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान होंगे, किसी व्यक्ति के बीच में जो है असमानता नहीं होगी, यानी कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22 तक, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब शामिल है। तीसरा शोषण, इस सब हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 से 24, जिसमें बाल श्रम पर निषेध लगाया गया है कि कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र का बालक जो है बाल मजदूरी नहीं, उसे बालक समझा जाएगा, मजदूरी नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का सिद्धांत अनुच्छेद 32 है, जिसमें मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, ठीक है। तो ये सब था, 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। अब जो है एक अधिकार था जिसे हटा दिया गया, कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 31, संपत्ति के अधिकार को, इसे आर्टिकल 31 को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन 1978। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में जोड़ा गया? आर्टिकल 300 के क में, ठीक है। ये सब विस्तार से आगे पढ़ेंगे।
संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 जो मैंने बताया, ये संवैधानिक उपचार कहने का मतलब हुआ कि न्यायालय क्या करता है, अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, या आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यही है संवैधानिक उपचार का सिद्धांत, जिसे रक्षक अधिकार भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। कौन कौन? हेबस कॉर्पस, ठीक है, यानी कि आपको जो है अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है तो हेबस कॉर्पस रिट आप जारी कर सकते हैं, करवा सकते हैं कोर्ट से। मेमेंडस, जो कर्तव्य पालन का आदेश, यानी कि कोई अगर अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है राज्य, तो उसको कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाएगा। प्रोहिबिशन, निचली अदालत को कार्य करने का आदेश देना, यानी कि जो ऊपर का न्यायालय और निचली अदालत को कार्य करने का आदेश देता है। क्राइटेरिया, निचली अदालत से मामला उच्च न्यायालय में, यानी कोई मामला निचली अदालत में फंसा हुआ है तो उसको उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दिया जाता है क्राइटेरिया। क्यो वारंटो, किसी पद के अधिकार की जांच, देखें मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है फर्जी जो है पदाधिकारी बन के घूम रहा है तो उसको उसके लिए क्यू वारंट अधिकार जारी किया जाता है। 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे हम लोग और विस्तार से। उसके बाद समय समय पर जो है मौलिक अधिकार का विकास हुआ, जैसे हमने बताया 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के 1 में जोड़ा गया है। न्यायालय द्वारा व्याख्या, समय समय पर मौलिक अधिकारों का न्यायालय द्वारा व्याख्या किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला मामला है केशवानंद भारती मामला, जो 1973 में आया था। इसमें कहा गया था कि संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह जो है केशवानंद भारती मामला में कहा। उसके बाद मेनका गांधी के मामला में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक नहीं बल्कि गरिमा सहित जीवन जीने का भी अधिकार है। ठीक है, यह जो मेनका गांधी के मामला में क्या है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक नहीं है, यानी कि अगर आप जीवन अपना जी रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, तो यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि गरिमा सहित जिए लेकिन गरिमा के साथ जिए। ठीक है, के बाद ओलेगा टेलिस मामला 1985 में है, जिसमें रहने का अधिकार को भी जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार आर्टिकल कितना है 21, जिसमें शामिल कर दिया गया, आप कहीं पर भी रह सकते हैं। सॉरी। इसके बाद विश्वलोचन मदन बनाम भारत संघ 1996 में आया, जिसमें अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो या अन्य कोई अधिकार। नए अधिकार को जोड़ा गया, अभी मैंने बताया कौन सा, आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जोड़ा गया, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार जोड़ा गया, निजता का अधिकार, निजता का उल्लंघन होता है ना, आपके प्राइवेसी, अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई जासूस लगा दिया तो आपका निजता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका भी अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है, इस सब अगर उल्लंघन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। वर्तमान में जो है कितने मौलिक अधिकार है, 6, पहले कितने थे, 7। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो बच गए कितने, 6। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति है वह गरिमापूर्ण जीवन को जिए। ठीक है, गरिमा के साथ जीवन जिए, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 बताया। उसका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, राज्य की शक्ति पर सीमाएं निर्धारित करना। ठीक है, इस प्रकार जो है मौलिक अधिकार क्या हुआ, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या है, देखिए आर्टिकल 12 में जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि राज्य के अंदर क्या क्या कौन कौन शामिल होंगे। अनुच्छेद 12 यह किसमें है, भाग 3 में मौलिक अधिकार की शुरुआत भी यहीं से होता है, राज्य से होता है। ठीक है, राज्य में क्या क्या शामिल होगा, भारत सरकार शामिल होगा, संसद शामिल होंगे, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार शामिल होगा, विधानमंडल शामिल होगा, भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, यानी कि यह सब किसमें शामिल होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद जो है और भी जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय हैं पदाधिकारी, वो सब शामिल होंगे किसमें, राज्य में शामिल होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि श्रेणी उनका क्या क्या है, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रालय। राज्य की परिभाषा में देखिए क्या क्या आता है, केंद्र सरकार के तहत आएगा कौन कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रालय। राज्य सरकार में आएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल के और सदस्य। स्थानीय प्राधिकार में नगर पालिका, पंचायत विकास प्राधिकरण। अन्य में सरकारी कंपनी आएगा, विश्वविद्यालय आएगा, यूजीसी, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सार्वजनिक कंपनियां होती है जैसे एनटीपीसी, भेल, गेल है। ठीक है,
जो सरकारी नियंत्रण में वो सब आएगा। ठीक है, महत्व क्या है, महत्व क्यों जरूरी है आर्टिकल 12 का? क्यों? क्योंकि यह तय करता है कि किनके विरुद्ध मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आर्टिकल 12 जो है यह कहता है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो किसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इस बात का बताता है। उसके बाद एग्जाम में आता है कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल से मिलती है, तो आर्टिकल 12 से मिलता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल आगे हम बताएंगे, उससे भी मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण मामला न्यायिक निर्णय जो है आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 में है। अगर संस्था सरकारी नियंत्रण में है और सार्वजनिक कार्य करती है तो वह राज्य नहीं माने जाएंगे। मान लीजिए कि कोई संस्था है जो सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन वह जो है कौन सा कार्य कर रहा है, सार्वजनिक कार्य कर रहा है, तब वह राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। उसके बाद अजय हसन और खालिद मुजीब 1981 में जो मामला है, इसमें सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं भी राज्य नहीं माना जाएगा। यानी कि वैसा जो वित्त पोषित है, जिसे राज्य जो है सरकार जो है पैसा फंडिंग कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, उसे भी राज्य नहीं माना जाएगा। और जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 मामला में बीसीसीआई जो है भारतीय कर कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, उसे भी राज्य नहीं है, क्योंकि उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, मामला ये सब एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद इस प्रकार अनुच्छेद 12 क्या है, मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिए यह राज्य की परिभाषा देता है, उसमें कौन कौन शामिल होगा, अगर उसका हनन होता है तो कौन कौन उसमें खत्म होगा। अब देखिए आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 को जो है मौलिक अधिकार के रक्षा का स्तंभ कहा गया है। क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार के रक्षा का स्तंभ कहा गया है। यह भी कौन सा भाग है? 13। अब देखिए आर्टिकल 13 के में बहुत सारे खंड हैं। ठीक है, 13 का क, 13 का ख, 13 का ग, 13 का घ। ठीक है, 1 2 3 4। तो 13 का 1 क्या कहता है? संविधान लागू होने से पहले के सभी कानून जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है शुरू से ही शून्य माने जाएंगे। यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू होने के बाद जो पहले के जो मौलिक अधिकार थे, ठीक है, जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं, जो बातें मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं, संविधान लागू होने के बाद वह क्या माना जाएगा? शून्य, यानी कि खत्म, नहीं माना जाएगा। 13 का 2 में कहता है राज्य ऐसा कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकता है राज्य जो मौलिक अधिकार का हनन करे। यानी कि राज्य सरकार, राज्य जो है सरकार नहीं, राज्य कहने का मतलब सब समझ में आ रहा है ना? राज्य कहने का मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार भी शामिल हुआ, राज्य सरकार भी शामिल हुआ, सब शामिल होते हैं। जो सरकार की सार्वजनिक कंपनियां वो भी शामिल होती है, विश्वविद्यालय भी शामिल होता है राज्य के अंतर्गत। तो राज्य जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार का हनन करे। ठीक है, 13 का 2 में। 13 का 3 में कानून का परिभाषा, जिसमें अध्यादेश, नियम, उपनियम, अधिनियम, आदेश आदि सभी आते हैं। ठीक है, कानून की परिभाषा बताया गया। अध्यादेश मैंने बताया भी था पहले भी क्लास में। अध्यादेश का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल अध्यादेश का 1 2 3 है। किसका? केंद्र का, केंद्र सरकार का। आर्टिकल 213 कर दीजिएगा तो इससे इसके माध्यम से राज्य सरकार का अध्यादेश जारी होता है। राज्य का अध्यादेश कौन जारी करेगा? राज्यपाल। और केंद्र का राष्ट्रपति। कब जारी करते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और देश या राज्य के लिए जो है जरूरी कानून बनाना हो, तब इन आर्टिकल के माध्यम से जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। 13 का 4 24वां संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। संसद द्वारा संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यानी कि 24वां संविधान संशोधन जो 1971 हो गया, इसमें संसद द्वारा संविधान संशोधन को, अगर मान लीजिए संसद कोई संविधान संशोधन करता है तो उसे आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अगर मान लिया जाएगा तब तो फिर जो है न्यायालय में जाएगा ही नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 13 का महत्व क्या है? यह मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है, न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वह किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करे। 13 का महत्व यही है। यह न्यायिक पुनरावलोकन का आधार बनता है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि मान लीजिए कोई गलत फैसला हुआ तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, कुछ निर्णय आया, जैसे केशवानंद भारती मामला में संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। देखिए केशवानंद भारती मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आता है। इसका मतलब हुआ कि केशवानंद भारती मामला में संसद क्या करे, क्या कहता क्या है कि संसद संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन आर्टिकल कितना बताए थे मैंने? आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान की मूल जो संरचना है वह नहीं बदल सका। गोलकनाथ में संसद मौलिक अधिकार को संशोधित नहीं कर सकती है, यह भी जो है हुआ। उसके बाद मिनर्वा मिल्स में आर्टिकल 13 और मौलिक अधिकार की रक्षा की मूल संरचना का हिस्सा है। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि अनुच्छेद 13, ठीक है, जो बता रहे हैं, और
मौलिक अधिकार की रक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, यानी कि दोनों क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। अब देखिए इसी के तहत आता है एक आच्छादन का सिद्धांत। क्या आता है, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह पूरी तरह से अमान्य नहीं होता, बल्कि उस पर आच्छादन पड़ जाती है। वह कानून तब तक निष्क्रिय है जब तक वह मौलिक अधिकार के अनुरूप न बन जाए। यानी कि आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13 का तहत आता है। इसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई कानून बना है और वह कानून जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वह जो है कानून क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। और वह तब तक निलंबित रहेगा जब तक जो है मौलिक अधिकार जो है का हनन खत्म न हो जाए। यही है आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, 13 के तहत आता है यह। इसमें जो इस केस में एक केस हुआ था महत्वपूर्ण मामला, भीखाजी नारायण हकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि संविधान लागू होने से पहले का कानून अगर अनुच्छेद 13 के तहत संगत हो गया तो वह निष्क्रिय। बताया मैंने, यदि वह असंगति बाद में हट जाती है तो संविधान संशोधन तो कानून फिर से, मान लीजिए कि कोई असंगति था, असंगति हट गया, अभी मैंने बताया ना कि कोई असंगति हट गया तो वह मान्य होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक है अक्षमता या पृथक्करण का सिद्धांत। क्या, पृथक्करण। पृथक्करण का सिद्धांत, सर्वेबिलिटी बोलते हैं इसको। अविभाजिता का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में सर्वेबिलिटी कहा जाता है। अक्षमता का सिद्धांत क्या है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) से संबंधित। इसका अर्थ है कि यदि किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो केवल वही भाग अमान्य होगा। मान लीजिए कि हम बोले राम आम खाता है और आम यहाँ पर गलत है, तो आम को हटा दिया जाएगा, राम खाता है सिर्फ होगा। ठीक है, तो यही बात क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत में। यानी कि अगर संविधान कोई कानून लागू हुआ और उस कानून में कुछ ऐसा शब्द है जो शब्द उसका अर्थ बदल दे रहा है, तो उस शब्द को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। यही है, यदि एक कानून का कुछ हिस्सा संवैधानिक है तो उसमें बाकी हिस्से को अलग किया जा सकता है, जो वैध है वह लागू होगा। यही है क्या, सर्वेबिलिटी का सिद्धांत। उसके बाद संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है, 13(1) मैंने बताया अभी कि संविधान लागू होने के पहले के ऐसे सभी कानून जो मौलिक अधिकार के विपरीत है उस सीमा तक मान्य होंगे। ये सब मैंने बता दिया। प्रमुख न्यायिक निर्णय भी बताया, ये सब स्टेट ऑफ, ये सब बताया मैंने। अब देखिए जैसे एक मामला था, ये वाला मामला देखिए, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। कब आया, 1991 में, 51 में सॉरी। इसमें बॉम्बे निषेध अधिनियम का कुछ हिस्सा संविधान के विरुद्ध पाया गया। बॉम्बे निषेध अधिनियम जो बना उसमें कुछ हिस्सा जो है, अभी मैंने बताया ना कि जो हिस्सा गड़बड़ होगा उसको हटा देना है, तो आया तो, लेकिन पूरा कानून रद्द नहीं किया गया। पूरा कानून रद्द नहीं होगा, जो हिस्सा गड़बड़ है उस गड़बड़ झाला को हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कानून में 10 धारा है और 2 गो धारा गड़बड़ा रहा है, तो दोनों धारा को हटा देंगे, बाकी 8 गो धारा क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यही है आच्छादन का सिद्धांत, सर्वेबिलिटी का सिद्धांत। ठीक है, तो यह था क्या, यह था हमारा मौलिक अधिकार का में हम लोग आर्टिकल 12 और मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार में कैसे कैसे का वैश्विक स्तर पर किस प्रकार शुरुआत हुआ, भारत में कैसे इसकी मांग बढ़ी और कैसे इस जो है हमारा संविधान में लागू हुआ, उसमें फिर बाद में फिर क्या क्या संशोधन हुए हैं। उसके बाद आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हमने देखा। अब अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल 14 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है पढ़ाई कीजिए, रिविजन कीजिए, याद कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में आर्टिकल 14 के साथ। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारा एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर बोर्ड पर, देखिए, इससे यहाँ पर संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हमारा ऐप भी है स्काई एकेडमी 360, उस पर संपर्क कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।